अब हम लोग देखेंगे औषध प्रयोग मार्ग के बारे में, ये वाला जो टॉपिक है उसको, ठीक है। तो औषध प्रयोग मार्ग में इसमें जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो बताए गए हैं। तो हमने देखा कि वेरियस डोजेज फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि स्वरस हो गया, कल्क, कषाय, हिमफांड, ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। कल्क, कषाय, हिमफांड और चूर्ण, नवले, आसव, अरिष्ट, गुटिका, वटी, तैल, ये सब रहता है, ठीक है। और अर्क है, उपना, लेप, मलहर, ये सब क्या है, अलग अलग टाइप की मतलब डोजेजेस हैं, माने इस रूप में हम औषधियाँ देते हैं आयुर्वेद में, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 मेन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, ठीक है। तो सॉलिड में क्या क्या चीज़ें आती है, गुटिका है, वटी है, खंड है, ठीक है। इसके अलावा गुग्गुल है, वर्ती है, क्षार है और लवण चूर्ण है, ठीक है। ऐसे ही सेमी सॉलिड क्या रहता है, अवले रहता है, लेप रहता है, ठीक है। और लिक्विड चीज़ें क्या होती हैं, स्वरस है, कषाय है, हिमफांट, आसव, अरिष्ट, अर्क, तेल, ये सारी चीज़ें रहती है। शीरपाक हो गया, पानक हो गया, शर्करा हो गया, ये सारा आइटम है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि दीज डोजेज आर एडमिनिस्टर्ड इन द बॉडी बाय वेरियस रूट, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, जिस भी रूट से एडमिनिस्टर करना है वही जो मार्ग है वो औषध प्रयोग मार्ग कहा जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना है। और path by which drug or other substances brought into the contact with the body can be defined as the route of administration of the drug, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीडोमिनेंट दोषाज इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि कौन से दोष की कैसी इन्वॉल्वमेंट है बीमारियों में, उसके हिसाब से क्या है, अलग अलग प्रकार की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि क्या है मेन रूट्स, 9 मेन रूट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। मुख है, नेत्र, कर्ण, अक्षि, त्वक, गुद मार्ग, मूत्र मार्ग और योनि मार्ग, ठीक है। तो इन रूट से दवाइयाँ दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुख मार्ग की बात करेंगे, जिसको ओरल रूट भी कहते हैं। तो मुख मार्ग से देने का एडवांटेज क्या होता है, ये सब ना आपने इंग्लिश में लिखना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये एक तो क्या होता है, कन्वीनियंट होता है ओरल इनटेक के लिए, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड किया जा सकता है, खुद ही पेशेंट ले सकता है, पेन फ्री होता है, इजी फॉर कंजम्पशन होता है, ठीक है, इजी टू कैरी होता है। ये सब पॉइंट्स में आप लिख दीजिएगा। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन जो है पूरा जीआईटी से होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रूट्स, ठीक है। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये रहता है ना कि कई बार ये इनसफिशिएंट रहता है, ठीक है, मतलब जितना बॉडी में रिक्वायर्ड है दवाई उतनी प्रॉपरली अब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच नहीं पा रही, तो समटाइम जो है इनसफिशिएंट रहता है, कई बार इरिटेशन कर सकता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, लेस पैलेटेबल होता है, मतलब खाने में कुछ दवाइयों को बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, और कुछ दवाइयों का स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये इनकी कुछ दिक्कतें हैं। These drugs passes through फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि लिवर में कुछ दवाइयाँ मेटाबोलाइज होती हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ही शरीर में जाती हैं। ये ना पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी जब हम लोग फार्मा पढ़ेंगे, तो अभी के लिए केवल ध्यान रख लो इतना ही कि इसमें क्या होता है कि क्योंकि ना ये फर्स्ट पार्ट्स मेटाबॉलिज्म है कि इन दवाइयों का ना लिवर में भी मेटाबोलाइजेशन होता है, इस वजह से इनका ना कई बार स्लो एक्शन देखने के लिए मिलता है। और जो बेहोश पेशेंट्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली आप ओरल रूट से तो दवाई खिला नहीं सकते, ठीक है। ओनली पार्ट ऑफ द ड्रग में बी एब्जॉर्ब्ड कॉज नॉजिया वॉमिटिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन एमरजेंसीज, ठीक है। तो जैसे नॉजिया वॉमिटिंग जैसी एमरजेंसी जब आएंगी तब आप ओरल रूट वाली दवाइयों को खिला नहीं सकते उस टाइम पे। और मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है इसका कि वटी, गुटिका आदि ये जितने भी ओरल रूट से दी जाने वाली दवाइयाँ हैं उनका कैसा रहेगा कि मोस्ट कॉमन रूट रहता है, माउथ के द्वारा दवाइयाँ दी जाती हैं, एब्जॉर्प्शन जो है ओरल कैविटी से ही चालू हो जाता है आफ्टर इनटेक ऑफ अवले, ठीक है। वटी अगर आप च्यू करके खा रहे हो, अवले चाट के खा रहे हैं, तो क्या होता है मुंह से ही ओरल कैविटी से ही एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और मेनली एब्जॉर्प्शन जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। ये सारा हो गया। नेक्स्ट जो रूट है वो है नेज़ल या नासा द्वारा जो दवाइयाँ दी जाती है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है
कि रैपिड डिलीवरी होती है ड्रग्स की, ठीक है, रैपिडली डिलीवर होती है, और नेज़ल जो म्यूकोज़ा होती है, नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ से तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक है या पल्मोनरी एपिथेलियम के लिए आपने दवाइयाँ देनी है तो नाक के म्यूकोज़ा से बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब होकर चली जाती हैं। ये मेनली जो ऑयल बेस्ड लाइगेंड्स, ठीक है, ऑयल लाइगेंड गैसेस माने जो ऑयल बेस्ड ड्रग्स होती हैं ज़्यादातर, ठीक है, गैशियस ड्रग्स जो हैं, एरोसॉल जो हो गया, ठीक है, एरोसॉल के फॉर्म में ये ड्रग ज़्यादातर इस रूट से दी जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं ना मुंह पे पेशेंट्स के अनकॉन्शियस, और इसी तरीके से क्या है कि हम लोग इनहेलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा द रूट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट, जिनको भी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स है उनके लिए ये रूट सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जो ड्रग की डिलीवरी होती है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है सीधे सीधे, और सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स जो है, सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स माने कि जो पूरे बॉडी पे पड़ेंगे वो होते हैं सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, पूरे सिस्टम्स पे पड़ रहे हैं, अलग अलग सिस्टम्स पे जो साइड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं ना वो इसके बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो इससे कई बार जो है पेशेंट नॉजिया वॉमिटिंग जैसा फील कर सकता है, जैसे उसने अणुतेल लिया है तो इसकी वजह से कई बार बैड स्मेल होने के कारण पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग हो जाता है। कई बार नेज़ल म्यूकोजा में इरिटेशन हो जाती है, जैसे कि प्रधमन नस्य होता है ना, चूर्ण फॉर्म में नाक में फूकते हैं, जब किसी चूर्ण को नाक में फूका जाता है दैट इज कॉल्ड प्रधमन नस्य, ठीक है। तो प्रधमन नस्य के प्रयोग से क्या होता है कि कई बार नेज़ल म्यूकोजा में इरिटेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन की बात करें नेज़ल रूट के द्वारा तो इसमें रहता है कि आर प्रपोज्ड फॉर इंस्टिलेशन इनटू द नॉस्ट्रल्स, ठीक है, सीधे सीधे नाक, नॉस्ट्रल क्या होता है, नाक का छेद, तो नाक के छेद के अंदर ही ये दवाइयाँ दी जाती हैं। एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए यूज़ हो सकती हैं, लोकल यूज़ हो सकती हैं कि वहीं कोई दिक्कत हो रही हो, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एनाल्जेसिक्स होती हैं, पेन किलर हो सकती हैं, या फिर वेसो कंस्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करा दें। तो ये बातों के लिए हम लोग नेज़ल रूट से दवाइयाँ देते हैं। एज नेज़ल म्यूकोजा क्या होता है, रिच इन ब्लड होता है, ठीक है, इसमें लार्जर सरफेस एरिया, मतलब जो पूरा नाक का नेज़ल म्यूकोजा है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, पोरस एंडोमेट्रियम रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू बायो एडहेसिव प्रॉपर्टी इट इज़ हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन्स, और इसकी सहायता से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाईली ब्लड सप्लाई है, यहाँ पे ठीक है, बहुत हाई ब्लड सप्लाई है, तो इसकी वजह से जैसे ही नाक में दवाई डालेंगे तो झट से वो ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रैपिड डिलीवरी ऑफ द ड्रग, एकदम जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ऑब्वियसली डिलीवरी भी ड्रग की जल्दी हो जाएगी, और ज़्यादातर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड पल्मोनरी एपिथेलियम में पहुँचाई जाती हैं, ठीक है। और क्या क्या दवाइयाँ हम नाक के द्वारा यूज़ करते हैं, तो चूर्ण दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं, स्वरस है, अर्क है, ये सब नाक के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मोड है वो मतलब रूट है वो है कर्ण, या जिसको ईयर कहते हैं। कान में क्या है, इजी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ड्रग जो है डायरेक्टली कान में, आप कान में आप दवाई डालोगे ही क्यों, जब कान की कोई दिक्कत है ना तो इसीलिए डालोगे, तो वही चीज़ है कि सीधे सीधे पहुँच जाएगा। डिसएडवांटेज यही है कि कोऑपरेटिव पेशेंट चाहिए होता है, कई बार पेशेंट रोना धोना करते हैं, स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनमें कान में दवाई डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यही एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो घृत और तेल, हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं कान में, तो घी डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं, ठीक है। कर्ण पूरण के लिए, कर्ण धावन के लिए, इन सब के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कर्ण रोग जितने भी होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और जल्दी से ही अपना एक्शन दिखाता है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हम कान के द्वारा देते हैं, तो घी और तेल मेनली, एग्जाम्पल इज बिलवादी तेल का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब बात करेंगे अक्षी की, आइज़ की, ठीक है। तो आइज़ में क्या है, एडवांटेज क्या रहता है, आँखों के द्वारा जो दवाई दी जाती है कि फास्ट एब्जॉर्ब हो जाती है और डायरेक्टली, ऑब्वियसली अब आँख में दवाई दे रहे हो तो आँख की परेशानी के लिए दोगे तो ड्रग जो है सीधा सीधा साइट ऑफ डिजीज़ पे पहुंच जाती है और इसीलिए जल्दी अपना असर दिखाती है। डिसएडवांटेज वही है, अगेन बच्चों में, अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स में ये दिक्कत करता है। और इसका मोड ऑफ एक्शन यही है कि मेनली आँखों में डालेंगे ही क्यों, जब कोई ऑप्थेल्मिक डिजीज़ होगी, ठीक है। इसमें आँखों में होता क्या क्या है, कॉर्निया होता है, कंजंक्टिवा होता है, एंटीरियर चैम्बर है, आइरिस रहता है,
ठीक है। इन सब का टॉपिकल थेरेपी, टॉपिकल माने सुपरफिशियल, ऊपर से जो किया जाए, तो ये चीज़ है। इन सब के लिए टॉपिकल थेरेपी के जैसा यूज़ होता है। एज अ स्किन ओवर द आईलिड इज़ वेरी थिन, ठीक है, आंखों के ऊपर जो आईलिड है वो वेरी थिन है, इज़ वेरी थिन मेम्ब्रेन, इसलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग भी जो है बहुत ईजिली हो जाता है। इसके अलावा इन केस ऑफ सिस्टमिक ट्रीटमेंट फेलियर, जब आप ब्लड के द्वारा कोई आँख की दवाई दे रहे हो, ठीक है, या ओरली कोई आँख के लिए दवाई खा रहे हो, जब वो चीज़ फेल हो जाए, ठीक है, तो ये सीधे सीधे आप आँख में ही डाल दो तो काम कर जाती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ बोली हुई है। और हम आँख के द्वारा देते क्या, घी, तेल और नेत्र द्रव्य। नेक्स्ट जो रूट है वो है त्वक या डर्मल जिसको कहते हैं। इसके लोअर रिस्क रहते हैं, साइड इफ़ेक्ट के यूज़र फ्रेंडली है और सभी एज के पेशेंट्स में दिया जा सकता है। डिसएडवांटेज है कि लोकल थेरोपेटिक इफेक्ट हो सकता है कि माने जहाँ पे इंजेक्शन लगाए वहाँ सूज गया, ठीक है, या वहाँ रेडनेस होगी, ये चीज़ हो सकती है। और कई बार हो सकता है कि आपने अच्छे से इंजेक्शन नहीं लगाया तो वो डीपर लेयर में गया ही नहीं, ठीक है। इंजेक्शन की बात नहीं है, इवन जैसे आपने ऑयल मसाज भी कर दिया, ठीक है, अभ्यंगी कर दिया कहीं, ठीक है, तो वो भी क्या अगर अच्छे से नहीं हुआ है तो डीपर लेयर्स में नहीं जाएगा, इरिटेशन हो सकती है उसकी वजह से भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इसके बताए कि क्या चीज़ें आप डर्मली यूज़ कर सकते हो। तो लेप लगा सकते हो, अलेप है, प्रलेप है, मलहर है, उपनाह, प्रदेय, अभ्यंग, उद्वर्तन, ये सब आइटम आप लगा सकते हो। इसके अलावा स्किन, यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन के संदर्भ में बोला है, स्किन जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पूरी बॉडी की, ठीक है। इसमें सुपरफिशियल लेयर्स होती है, जैसे एपिडर्मिस है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, बेसल डर्मल लेयर है, फिर लास्ट में जो है डर्मिस लेयर आती है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप अप्लाई करते हो तो इन सारी लेयर्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब होके पास होके जाती हैं। जिन ड्रग्स का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाई वाटर एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी उनमें होती है, वो जो है बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती है और इन सारी लेयर्स के द्वारा पेनिट्रेट करके बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, ये ध्यान देना है। शिरोधारा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, शिरोधारा भी थ्रू तक्र, तक्र माने मट्ठा, ठीक है, तो शिरोधारा बाई तक्र किया जाता है। मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये देख लो, ये देखो तक्र से इस तरीके से शिरोधारा करी जा रही है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, तक्रधारा जो है यूनिक प्रोसीजर है, सभी प्रकार के मानस दोषों की चिकित्सा के लिए ये किया जाता है, ठीक है। तक्र जो है कंटिन्यूस स्ट्रीम के रूप में फोरहेड रीजन में गिराया जाता है। इससे होता क्या है, मर्म जो है वहाँ पे वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। मर्म ही क्या है, प्राण है, ठीक है, और ये बॉडी के स्रोत है, मतलब बॉडी की ऊर्जा का स्रोत भी इसको कहते हैं। मर्म क्या है, सर में कौन कौन से मर्म रहते हैं, तो मर्म लोकेटेड इन हेड आर अपांग, आवर्तन, शंख, उत्क्षेप, सीमांत और स्थापनी, ठीक है, ये सारे मर्म जो है सिर प्रदेश में रहते हैं। तक्र धारा से क्या होता है, ये मर्म में सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, जिससे ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन इज इनहांस, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अभ्यंग के बारे में यहाँ पे बताया। अभ्यंग जब आप करते हैं सहचर आदि तेल से, ठीक है, तो सहचर आदि तेल के बारे में यहाँ बताया कि ये सारी ड्रग्स सहचर आदि तेल में डलती है, ठीक है। द तेल इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग 101 टाइम्स लाइक शीरबला तेल, ठीक है, जिस तरीके से शीरबला तेल बनता है ये भी उसी तरीके से बनता है। और इसका डोज क्या रहते हैं, 6 से 12 ग्राम एक्सटर्नली अभ्यंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अनुपान अगर आप इसको देना है खाने के लिए तो मिल्क और वार्म वाटर के साथ, ऑल्दो इट इज़ यूज्ड फॉर अभ्यंग ओनली, ठीक है।
कहाँ पे इसका यूज़ है, जैसे वात व्याधि में इसका प्रयोग है, कंप में, गुल में, उन्माद, पीनस रोग हो गया, ठीक है। पीनस रोग जो है साइनोसाइटिस होता है। इसी के अलावा योनि रोग है, आक्षेप है जिसको कन्वल्जन कहते हैं, उरुस्तंभ में यूज़ होता है, शोष में यूज़ होता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है सहचर आदि तेल का इसमें, कि जैसे नॉर्मल त्वक रोग मतलब त्वक से एब्जॉर्ब होता है डायरेक्टली और फिर एक्ट करता है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि शीरबला तेल सहचर आदि तेल किस तरीके से बनता है। ये देखिए इस तरीके से बार बार इसको मल्टीपल टाइम्स इस क्वाथ को बनाते हैं ये लोग। देखती हूँ। चलिए यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है सहचर आदि तेल को। जिस तरीके से ये बनेगा ना शीरबला तेल, वैसे ही बनेगा सहचर आदि भी, ठीक है। ये देखो ऑयल है, मिल्क सारा ले रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। देखिए ये जो भी ड्रग्स डलेंगे उनको बना के पहले प्रिपेयर करें। अब सारी जो भी औषध द्रव्य डलने हैं ना वो सब इसको डाल रहे हैं, पिंड स्वरूप में बना लिया उनको, अब इसमें डाल रहे हैं, इसको मिक्स करेंगे। इसको 101 टाइम्स ये लोग बॉईल करके बनाएंगे, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ है इम्प्रूव्स जो भी पैरालिसिस आदि है, जॉइंट मोबिलिटी। ठीक है, तो ये सारा रहता है। फिर अब बताते हैं अस्थि भग्न थ्रू मुरविन तेल। तो ये जो है तिरुवनंतपुरम में इस कॉलेज में ये बनाया गया है ये तेल, और अस्थि भग्न यानी कि फ्रैक्चर के केस में ये दिया जाता है। तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। स्पेशल मेथड क्या है कि आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले जो है उसका हीट द जूस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, और उसका आपने एंड कल्क ऑफ 10 ड्रग्स अलॉन्ग विथ कोकोनट ऑयल। उसके बाद आपने इसमें तंदुलम्ब ऑन इट टू इट ऑन बॉइलिंग एंड कंटिन्यू हीटिंग टिल तेल पाक, ठीक है। एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ ये अगर मिल जाता है तो। बेसिक जैसे तेल बनाते हैं ना, तेल पाक घृत पाक का जो मेथड है वही सब बनेगा, ठीक है। सहचर आदि भी वैसे ही बन रहा है। ये वाला जो है मुरवेन्ना तेल ये भी वैसे ही बनेगा, सारे ऑयल्स वैसे ही बनते हैं, ठीक है। मोरिवेन्ना प्रिपरेशन देख लेते हैं। ये देखिए इसी तरीके से तेल पाक के मेथड से इसको बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेथड ചാമക്കാട്ട് ഹെർബൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അടുക്കളയിലാണ്. ഇത് കണ്ട ഈ മരുന്ന് മുഴുവൻ പച്ചമരുന്ന് മുഴുവൻ മുറിവെള്ള മണൽ ഈ 300 ലിറ്റർ ये देखिए इस तरीके से നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഈ മെഷീനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടും.
എന്നിട്ട് അതിന്റെ ജ്യൂസ് पहले उसका कल्क और जूस आदि सारी ड्रग्स का निकाल दिया, स्वरस और कल्क, ठीक है, जिसका जैसा बन सकता था। ये देखिए इस तरीके से पूरा। और फिर ऑयल में लास्ट में इसको तेल पाक करके, तेल पाक जो विधि है बेसिक, उस मेथड से ही इनको प्रिपेयर किया जाएगा। ये देखिए, जिसका स्वरस बनाना है वो स्वरस बनाओ, जिसका कल्क बनाना है वो कल्क, लास्ट में फिर इस तरीके से इसको यूज़ करना है, ठीक है। दो ये सारे ऑयल जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ही है, तो उस हिसाब से यूज़ होंगे। यूज़ कहाँ होता है? अल्सर, आर्थराइटिस हो गया, ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू ट्रॉमा, बोन फ्रैक्चर, डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स, ठीक है, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। और मोड ऑफ एक्शन इसका नॉर्मल वही है कि जिस तरीके से नॉर्मली बाकी ऑयल्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये क्या होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा, ठीक है। और सिनर्जिस्टिक एक्शन के कारण ये क्या करता है, सिम्टम्स, जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के सिम्टम्स हैं वहाँ पे रिलीफ देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है व्रण थ्रू जात्यादि तेल। व्रण माने भी कोई भी घाव, वुंड, ठीक है, उसमें जात्यादि तेल यूज़ करते हैं। ये ना जब आप अपने हॉस्पिटल में भी देखेंगे, जात्यादि तेल तो बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है अस्पतालों में, ठीक है, स्पेशली हमारे हॉस्पिटल्स में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में तो बड़ा कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसीलिए बोला है व्रण में आप जात्यादि तेल का प्रयोग करने का बोला है। यहाँ पे तो 20 ड्रग्स डलती हैं, यूज़ फॉर अभ्यंग, ठीक है। मैं एक बार देख लेती हूँ, जिस तरीके से नॉर्मल तेल बनते हैं वैसे ही बनेगा ये भी। एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है मेन ये, ठीक है, वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है और एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है। ये देखो जितनी भी ड्रग्स हैं वो सब प्रॉपर अमाउंट में ले लेना है इनको, ठीक है। कूटो उसको, ये देखो इस तरीके से चून पेस्ट जिसका जैसा बनना है वो बनाओ। देखिए फिर इसको बॉईल करना है ऑयल के साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बेसिक बनता है जात्यादि तेल, एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है, ठीक है। इसका यूज़ वही है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन का यूज़ है इसका। इम्पॉर्टेंट थेरेपेटिक यूजेस क्या है, जैसे इचिंग हो गया, बॉयल यानी फोड़ा हो गया, फिस्टुला हो रखा है किसी को, ठीक है, वुंड्स, कोई भी घाव हो गया है, बर्न अल्सर हुआ है किसी को, ठीक है, इंजरी ड्यू टू, मैंने बताया ना जितनी भी चोट लगी होती है ना सभी जगह इसको यूज़ करते हैं। ये वुंड हीलिंग को बेसिकली प्रमोट करता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है जात्यादि तेल का ऑन व्रण, कि ये क्या करता है, इसमें तिक्त, कषाय रस और लघु रूक्ष गुण होते हैं, ठीक है, इस तेल में मेजरली। तो तिक्त और कषाय रस के कारण ये क्या करता है, पित्त और कफ का शमन करता है, ठीक है, और व्रण शोधन, रोपण, पूती हर यानी पस का नाश और वेदना स्थापन, ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। जाति जो है उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज समश्रु थ्रू शंख भस्म। तो इसमें क्या रहता है, ड्यू टू क्षार गुण इट में एक्ट, ठीक है, शंख भस्म के द्वारा यहाँ पे बताया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है, समझो, देखो बस ये ध्यान रख लो, शंख भस्म कैसे काम करता है, तो मेनली उसके क्षार गुण के कारण ही, और उसका कोई वर्णन खास है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे केश घंट
थ्रू भृंगराज तेल, ठीक है। जो बाल झड़ने की समस्या है उसके लिए भृंगराज तेल का प्रयोग किया जाता है। अब भृंगराज तेल भी कैसे बनेगा, जैसे नॉर्मल तेल पाक। ये सब ना आपको इनकी ड्रग्स याद करनी पड़ेंगी, मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सीधे लर्न ही करना है, बट आपको ये याद करनी पड़ेंगी क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ ले भृंगराज तेल के बारे में बता दो, उसके कंटेंट बता दो। यूज़ क्या होगा, नस्य के रूप में इसका प्रयोग होता है, सिरो अभ्यंग, सिर में मालिश, और कवल ग्रह के रूप में मुंह में तेल भर के इसका धारण किया जाता है, ठीक है। यूज़ क्या होता है, हेयर फॉल में अच्छा है, आई डिसऑर्डर्स में, डिसऑर्डर ऑफ ईयर, डिसऑर्डर ऑफ हेड जिसको शिरो रोग कहते हैं, मन्यास्तम जिसमें गर्दन अकड़ जाती है, ठीक है, उसमें, गल ग्रह में, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग में, खालित्य एलोपेशिया, इंद्रलुप्त एलोपेशिया बाल झड़ने की समस्या में मेनली। ये केश पतन में किस तरीके से भृंगराज तेल काम करता है, तो इसमें होता है कि ये नरिश करता है हेयर एंड स्कैल्प को, जिसकी वजह से हेल्दी ग्रोथ होती है एंड हेयर लॉस प्रिवेंट होता है। ब्लड सर्कुलेशन टू द स्कैल्प इज इनहांस, ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेशन जो स्कैल्प में है उसको अच्छा करता है, विच कैन हेल्प इन इंक्रीज टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, और इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर हेयर्स हो जाते हैं। फिर अकाल पालित्य थ्रू हस्ती दंत मशी, ठीक है, मतलब अकाल यानी प्री मैच्योर हेयर फॉल, ठीक है, तो या गंजापन, उसमें क्या है, हस्ती दंत मशी का प्रयोग किया जाता है। हाथी के दांत का जो है उससे चूर्ण आदि बना के प्रयोग किया जाता है, बट अब तो ये खैर बैन है, पहले के टाइम पे इसका यूज़ था, अब नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो हस्ती दंत, ठीक है, हाथी के जो दांत होते हैं, मसी अलोंग विथ रसांजन इज यूज्ड एज रोमांजन, ठीक है, मतलब इसको लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता था ऑन अकालपालित्य, ठीक है। इससे फ़ायदा होता था कि देखो अकालपालित्य मेनली क्या है, एक पित्तज रोग होता है, और हस्ती दंत मसी जो ये प्रिपरेशन बनती है हस्ती के दांत से मसी, ये वाली प्रिपरेशन से फ़ायदा ये होता है कि ये हेयर रूट में जो भी पित्त है उसको उसका शमन करता है और हेयर फॉल को अकाल पालित्य से बचाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इंद्रलुप्त, माने ये अगेन एलोपेशिया होता है, बाल झड़ने की समस्या, इसमें इच्छा भेदी रस का प्रयोग। तो ये होता है कि इच्छा भेदी रस में ना जायफल होता है और फोरबॉल एस्टर्स, ठीक है, जो कि क्या है, जायफल का एक कंडेंट होता है। ये क्या होता है, स्किन इरिटेंट इफेक्ट इसमें होता है, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ जो है प्रमोट होती है और सेल डिफरेंशिएशन प्रमोट होता है। अल्टीमेटली क्या होता है इसमें, एक और चीज, सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन से क्या होगा, हेयर फॉलिकल्स बढ़ने लगेंगे, प्लस क्या होता है कि ये जो जायफल होता है ना, इसका विरेचन इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है, तो विरेचन के कारण ये जो शरीर में बढ़ा हुआ पित्त है उसको शरीर से बाहर निकालता है, और ये पित्त ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंद्रलुप्त, ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। और यहाँ पे बताया लोमाश थ्रू लोमाष्ठन योग, तो शंख चूर्ण को जब दो भाग लेते हैं और एक भाग हड़ताल को लिया जाता है, ठीक है, इसको जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाइड विथ शुक्ति, ठीक है, शुक्ति के साथ अगर जब इसको मिक्स करके अप्लाई किया जाता है तो ये लोमाष्ठन के जैसा काम करता है। और द कॉमन इंग्रेडिएंट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द लोमाष्ठन योग, ठीक है, वो है हड़ताल, शंख भस्म, कदली क्षार, ठीक है, एंड गौमूत्र। इन सब की उष्ण प्रॉपर्टी के कारण ये हेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं और लोमास्ट कर देते हैं, माने कि जहाँ से हेयर रिमूव करने हैं ना, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है। अभी तक तो इन्होंने इतने सारे योग बताए किसके लिए, बाल उगाने के लिए, ये बताया है अनवांटेड बालों को हटाने के लिए, ठीक है, तो ये लोमाष्ठन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इज गुदा रीजन के लिए बोला हुआ है कि नेक्स्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज गुदा, दैट इज रेक्टल रूट, ओके। अब यहाँ पे एडवांटेजेस ये हैं कि इट क्विकली एब्जॉर्ब्स
रेक्टल रूट से फ़ायदा क्या होता है, अगेन दैट इज़ हाईली, उसमें क्या होता है, वो ब्लड सप्लाई उसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हाईली वेस्कुलर वो एरिया रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ से ड्रग्स जो है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है। प्लस इसका एक और बेनिफिट है कि ये ना जितने भी बेहोश पेशेंट्स होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट्स, वहाँ पे भी ये दिया जा सकता है। इवन जैसे सीजर्स के पेशेंट्स होते हैं ना, तो आप ओरल रूट से नहीं दे सकते उनको ड्रग्स, ठीक है, इंजेक्शन भी आप दे नहीं पाओगे, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे जो बेंजोडाइजेपिन होती है वो रेक्टल रूट से दी जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वजह से ना इरिटेशन एंड पेन इन द रेक्टम हो सकता है, ठीक है, ड्रग की वजह से। इसके अलावा नॉट कंफर्टेबल, कुछ पेशेंट्स कंफर्टेबल ना हो, और जो नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं कई बार कि नहीं हमें नहीं करवाना, तो उनमें भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे रहता क्या है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है कि लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम अफोर्ड्स अ लार्ज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया which from which soluble substance can pass quickly and reach to the venous circulation। जैसे मैंने आपको बताया ना, रेक्टल रूट में क्या रहता है, हाईली रिच ब्लड सप्लाई वहाँ पे रहता है, ठीक है, मतलब हाई वेस्कुलरिटी है, रिच ब्लड सप्लाई उधर रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम, वहाँ पे लार्जर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया रहता है, जो भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस वहाँ पे इंसर्ट करे जाएंगे वो जल्दी वीनस सर्कुलेशन में सीधे सीधे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एनीमा जो है एक तरीके से बस्ती का ही मॉडर्न स्वरूप है एनीमा, वो एक्वस और ऑयल सोल्यूशन से मेनली बना होता है, ठीक है, और जब आप इसको लोकली एनल रूट में देते हैं तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। रेक्टम इज ब्लड सप्लाई रिच एंड लिम्फ नोड की सप्लाई, सॉरी लिम्फ की भी वहाँ अच्छी सप्लाई होती है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो है बड़ी जल्दी हो जाता है। फ्रॉम इट ये सीधे सीधे वहाँ से एब्जॉर्ब होके कहाँ जाती है, सीधे सीधे पोर्टल वेन में जाती है और एंट्रिक सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, और परगेटिव, सिडेटिव, एंटी हेलमेंथिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, न्यूट्रिशनल इफेक्ट, ये सारे एक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं ये ड्रग्स मेनली। जितनी भी सपोजिट्रीज, जिसको गुदवर्ती कहते हैं, ये सपोजिट्रीज यहाँ से इंसर्ट करी जाती हैं तो ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आप रेक्टल रूट से दे सकते हैं आयुर्वेद में बताया हुआ है, तो आप वर्ती देते हो, तैल देते हो, घृत, कल्क, चूर्ण, ये कषाय, ये सब दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अबाउट लास्ट, सॉरी नॉट लास्ट, मूत्र मार्ग से दी जाने वाली औषध कल्पनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रल रूट के लिए बोला हुआ है, ये मेनली पेशेंट्स, मेल जो पेशेंट्स होते हैं उसमें दिया जाता है, और वो लोकल जो उस एरिया की डिजीजेज है वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा ये काम करता है, ठीक है, यही इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरेथ्रा में किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो ये आप नहीं दे सकते, ठीक है। सेंसिटिव अगर है यूरेथ्रा पैसेज तो नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार वहाँ पे इरिटेशन हो जाता है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव पेशेंट्स नहीं होते उनमें भी आप नहीं दे सकते, कई बार डिस्कम्फर्ट हो सकता है पेशेंट को इसकी वजह से, पेन आदि, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन यही रहता है कि मेल यूरेथ्रा जो है यूरिन एंड सीमेन दोनों का पैसेज है, ब्लड सप्लाई रिच होता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन जो है बड़ी क्विकली हो जाता है। यूरेथ्रल रूट से आप देते क्या क्या हैं, तेल देते हैं, घृत देते हैं, वर्ती दे देते हैं, ठीक है। प्रोसीजर जो यूरेथ्रल रूट से दिया जाता है उसका नाम होता है उत्तरवस्ती, ठीक है। नेक्स्ट इज योनि मार्ग से दी जाने वाली औषधें, जिसको वेजाइनल रूट भी होता है जो कहलाता है। एडवांटेज यही है कि ईजी रहता है एडमिनिस्टर करना, एकदम जल्दी इसका एक्शन आता है, साइड इफेक्ट जो है ओवरऑल बॉडी पे बड़े कम है, बायो अवेलेबिलिटी बड़ी तेज़ है। बायो अवेलेबिलिटी माने कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन ऑफ ड्रग इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड स्टार्ट्स एक्टिंग इन द बॉडी, ठीक है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है अवॉइड है हो जाता है कि लिवर के द्वारा तो उसने जाना नहीं होता है, तो ये चीज़ अवॉइड होती है। डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ फीमेल्स में दिया जा सकता है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप दे नहीं सकते। मेनोपॉज, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी दिक्कत हो सकती है, हाइजीन पूरा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन है, इरिटेशन हो सकती है कई बार म्यूकोजा में, जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। मोड ऑफ एक्शन की अगर आप बात करें वेजाइनल रूट में जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इससे ये रहता है कि वेजाइना में क्या रहता है, रियूगे मौजूद रहते हैं, ठीक है, और माइक्रो रिजेस मौजूद रहते हैं। इससे क्या होता है, वेजाइना जो है एक्सपेंड कर सकती है, और प्लेसमेंट ऑफ वेजाइनल फॉर्मुलेशन इंक्रीजेज द सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द वेजाइना। देखो क्या होता है, मेनली वेजाइनल रियूगे एंड माइक्रो रिजेस होते हैं वेजाइना में, जिससे
हमें जिससे जो वेजाइना का सरफेस एरिया होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो कोई भी दवाई वहाँ पे डालेंगे हम तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। वेजाइना में कुछ वेजाइनल सिक्रीशंस रहते हैं, उसका पीएच है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और वहाँ पे कुछ माइक्रोफ्लोराज रहते हैं। इन सब की वजह से मिलजुल के ओवरऑल जो भी ड्रग वहाँ पे दी जाती है उसका एब्जॉर्प्शन बड़ी फास्ट हो जाता है, ठीक है। और वो तेज़ी से जो है फैलता है वहाँ पे, और रिटेंशन, एब्जॉर्प्शन सभी कुछ जो है फास्ट रहता है। क्या क्या ड्रग्स आप वेजाइनल रूट से दे सकते हैं? तैल, घृत, वर्ती। और कौन से प्रोसीजर्स में जो वेजाइनल रूट से दिए जाते हैं? तो योनि धारण है, ठीक है। योनि पिच्चू हो गया। योनि धारण माने कोई औषध योनि में डाल के होल्ड करने के लिए बोला है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे तेल हो गया या घृत हो गया, मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड घृत, ठीक है। योनि पिच्चू क्या है? कोई मेडिकेटेड कॉटन गॉज पीस लिया, उसको उसमें दवाई वगैरह लगा के इंसर्ट कर दिया, ऐसे ही योनि धावन हो गया, ठीक है, मतलब वेजाइनल वॉश हो गया। धूपन हो गया, यानी वही जिस तरीके से धूमपान किया जाता है उसी तरीके से मेडिकेटेड धूपन वहाँ पे किया जा सकता है। योनि धारण, पिच्चू धावन, ड्रग जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है, लेकिन धूपन में क्या है, आउटर पोर्शन ऑफ वेजाइना में ही इसका रोल रहता है। तो ये सारा जो है हमने अनुपान के मार्ग के बारे में हमने पढ़ा। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यही इसका मेन है। इंग्लिश में ही आप इसको लिख दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।